दोस्तों, कभी कभी जिंदगी एक पल में सब कुछ छीन लेती है और कभी कभी वही जिंदगी किसी मामूली सी चीज के जरिए इंसान की किस्मत बदल भी देती है। ये कहानी आज जो आप सुनेंगे, ये मोहन नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसके पिता का भयानक एक्सीडेंट हुआ। घर की सारी खुशियां खत्म हो गईं, बहनों की पढ़ाई छूट गई, घर में दवा और रोटी तक के पैसे नहीं बचे। लेकिन फिर एक दिन एक फटे पुराने कोट की छिपी हुई जेब से निकला एक छोटा सा पत्थर मोहन की किस्मत ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की जिंदगी भी बदल देता है। आखिर वो पत्थर क्या था और कैसे एक गरीब लड़का बन गया करोड़ों का मालिक, जानने के लिए सुनिए आज की ये दिल छूने वाली कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहन है और मैं अपनी 4 बहनों का इकलौता और लाडला भाई हूँ। हमारे पापा की शहर के एक दूसरे कोने में एक परचून की दुकान थी। दुकान भले ही परचून की थी, लेकिन उसमें रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज, आटा, दाल, घी, चीनी से लेकर बच्चों की टॉफियों तक सब कुछ मिलता था। और भगवान की दुआ से हमारी इस दुकान से घर का खर्चा भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। हम सब घर में इतने सदस्य थे, लेकिन फिर भी हमें कभी भी किसी तरह की तंगी महसूस नहीं हुई थी। मैं स्कूल में पढ़ता था और मेरी दोनों बड़ी बहनें कॉलेज जाती थीं, जबकि बाकी की छोटी बहनें भी अपने अपने स्कूल में पढ़ रही थीं। पापा सारा दिन दुकान पर मेहनत मजदूरी करते, ग्राहकों को डील करते, मंडी से सामान आदि लाकर रखते। लेकिन जब वो रात को दुकान से थके हारे घर आते तो उनके चेहरे पर जरा सी भी थकावट या परेशानी नहीं दिखती थी। उनके हाथों में हमेशा खाने पीने की चीज होती और कभी न कभी हमारी पसंद का कोई सामान भी होता। घर का दरवाजा खुलते ही छोटी बहन दौड़कर पापा से लिपट जाती और घर में किसी त्योहार जैसा माहौल बन जाता। जिंदगी बड़ी ही सुकून भरी और अच्छी चल रही थी। पापा हमारी छोटी छोटी, यहाँ तक कि कभी कभी बेफिजूल की ख्वाहिशों को भी हंसते मुस्कुराते हुए पूरी करते थे। बड़ी बहनें अगर कभी आकर कहती थी कि पापा मुझे कॉलेज में फंक्शन के लिए एक नया और महंगा सूट चाहिए, मेरी सारी सहेलियां नए कपड़े पहन कर आ रही हैं, तो पापा एक लम्हे के लिए भी मना नहीं करते और अगले ही दिन उनके हाथ पर पैसे रख देते थे। छोटी बहनें महंगे खिलौनों की जिद करती या फिर मेरी कोई फरमाइश होती तो वो भी तुरंत ही पूरी हो जाती। हमारे घर में कभी भी पैसों के लिए रोना नहीं रोया गया था। मेरी माँ, जो कि बड़ी ही सुलझी हुई और समझदार दूरंदेशी महिला थी, पापा के इस लाड़ प्यार की आदत पर उन्हें टोकती रहती थी। किचन में काम करते हुए रात को सोते वक्त अक्सर वो पापा से कहती, सुनिए जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप इन बच्चों को, खास तौर पर बेटियों पर, इस तरह से पैसे लुटाकर इन्हें इतना अपने सर पर मत चढ़ाइए। जिंदगी और हालात का कोई भरोसा नहीं होता है। हर वक्त इंसान के पास पैसा नहीं होता है। मुश्किल वक्त आ गया तो फिर इन्हें बहुत दिक्कतें होंगी। जब इनकी ये बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इन्हें अभी से थोड़ा सब्र करना सिखाइए, ताकि कल को जमाने के धक्के भी बर्दाश्त कर सकें। माँ की बात में बहुत वजन होता था। उनकी बातों में जमाने का अनुभव दिखता था, लेकिन पापा हमेशा हंसकर बात को टाल देते थे। वो माँ से बड़े ही प्यार से कहते, अरे तुम क्यों बेवजह भविष्य की बातों को लेकर घुलती रहती हो? भगवान से हमेशा अच्छा होने की उम्मीद ही रखा करो। भगवान ने मुझे इन बच्चों के नसीब का ही तो दिया है और इन सब की किस्मत से ही सब कुछ बेहतर होगा। जब तक मेरे ये हाथ चल रहे हैं, मैं अपनी बेटियों और अपने इकलौते मोहन को दुनिया की किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मेरी बेटियां राजकुमारी की तरह पढ़ेंगी। माँ ये सब सुनकर बेबसी से सिर हिलाती और कहती, भगवान आपका प्यार यूं ही आपके बच्चों के लिए बनाए रखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्हें कुछ मत दो, लेकिन बुरा वक्त कभी भी दरवाजा खटखटाकर या फिर बताकर नहीं आता है। कुछ पैसे बुरे वक्त के लिए भी बचाकर रखना चाहिए। आज आप कमा रहे हैं तो सब रिश्तेदार भी साथ में खड़े हैं। कल को भगवान न करे कोई आफत आ गई तो फिर आपके सगे भाई, जिन पर आप इतना भरोसा करते हैं, वो भी काम नहीं आएंगे। वो भी पैसों के ही दोस्त हैं। पापा हल्के से मुस्कुराकर जवाब देते, ऊपर वाला मुझ पर और मेरे परिवार पर कोई भी बुरा वक्त नहीं आने देगा। तुम बस अपने बच्चों की खुशियों में खुश रहना सीखो और भगवान का धन्यवाद अदा किया करो। ये बातचीत हमारे घर में लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन जरूर होती थी। हम सब बहन भाई हमेशा पापा की साइड लेते और माँ को अकेला कर देते थे। हमें क्या पता था कि माँ का वो डर और वो शब्द इतनी जल्दी एक भयानक हकीकत बनकर हमारे सामने खड़े होने वाले हैं।
और वो बुरा वक्त जिसका जिक्र माँ करती थी वो हमारे सिर पर ही मंडरा रहा था। लेकिन बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि दिल में अगर कोई डर हो या कोई अनजाना शक हो तो कई बार वो बात सच साबित भी हो जाती है। ऐसा ही एक भयानक वाकया हमारे साथ भी हुआ। पापा की परचून की दुकान हमारे घर से काफी दूर थी, तकरीबन शहर के दूसरे सिरे पर, इसीलिए पापा बाइक पर ही आते जाते थे। दुकान का छोटा बड़ा सामान लाने के लिए भी वही पुरानी बाइक इस्तेमाल होती थी। उस मनूस दिन रविवार की छुट्टी होने की वजह से मैं भी सुबह सवेरे ही पापा के साथ दुकान पर गया हुआ था। हम दोनों बाप बेटे दुकान पर बैठे ग्राहकों को सौदा बनाकर दे रहे थे और आपस में हंसी मजाक भी चल रहा था। पापा मुझे दुकान का हिसाब किताब सिखा रहे थे। मैं पापा से कह रहा था, पापा मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, फिर ये दुकान मैं खुद ही संभालूंगा और आप घर पर आराम किया करना। पापा हंसकर मेरी पीठ थपथपा रहे थे कि अचानक तभी पापा के मोबाइल की फोन की घंटी बजी। पापा ने फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहन की जोर जोर से रोती हुई और घबराई हुई आवाज सुनाई दी, पापा जल्दी से घर आ जाइए, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो बेहोश हो रही हैं, उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया है और वो सीने को पकड़कर तड़प रही हैं, उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना है, जल्दी आइए। बहन के ये शब्द सुनते ही पापा के हाथ से ग्राहकों को दिए जाने वाला थैला नीचे गिर गया। पापा मम्मी से बहुत प्यार करते थे, उनकी जरा सी तकलीफ में वो तड़प जाते थे। पापा ने बिना एक पल गंवाए ही दुकान पर खड़े ग्राहकों से हाथ जोड़कर माफी मांगी, जल्दी जल्दी दुकान का शटर गिराया, कांपते हाथों से ताला लगाया और फिर मुझे बाइक के पीछे बिठाकर तेजी से घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में पापा बार बार रुआंसी आवाज में कह रहे थे, हे भगवान, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरे बच्चों की माँ को कुछ भी ना हो, मुझ पर मेहरबानी करना भगवान, मेरे बच्चे तो अकेले परेशान हो रहे होंगे। पापा ने बाइक की रफ्तार काफी तेज कर दी थी क्योंकि उन्हें मम्मी की बहुत फिक्र हो रही थी और वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे ताकि मम्मी को अस्पताल लेकर जाया जा सके। और फिर वो चौराहा आ गया, वो बदकिस्मत चौराहा जो हमारी जिंदगियों की सारी खुशियां और सुकून को निगलने के लिए तैयार खड़ा था। हम मेन रोड पर थे कि सिग्नल तोड़ते हुए एक बेकाबू और तेज रफ्तार ट्रक बाईं तरफ से अंधाधुंध आ गया। इससे पहले कि पापा को समझ पाते, बाइक को मोड़ पाते या ब्रेक लगा पाते, उन्होंने मुझे धक्का देते हुए बस इतना ही चिल्लाकर कहा, मोहन कूद जा बेटा, अपनी जान बचा लो। और फिर वो जोरदार और दिल दहला देने वाला धमाका हो गया। उस बड़े से व्हीकल ने हमारी छोटी सी बाइक को सीधी और भयंकर टक्कर मारी थी। मैं उस टक्कर से जोर से हवा में उछलकर जमीन पर जाकर गिरा, जिससे मुझे तो कुछ छोटी मोटी चोटें आई थीं, लेकिन पापा, उनकी टांग तो भारी भरकम ट्रक के नीचे पूरी तरह से कुचल गई थी। हड्डियां टूटने की वो आवाज मुझे आज भी सुनाई देती है। वो नजारा इतना भयंकर और खौफनाक था कि आज भी याद करता हूँ तो मेरी आत्मा कांप पड़ती है और हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। सड़क पर हर तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था और पापा दर्द से भयंकर तड़प रहे थे। काफी देर तक तड़पने के बाद उनके होश खो गए थे। उस वक्त मेरा तो होशो हवास गायब हो गया था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुसीबत हमारे हंसते बसते घर पर कैसे टूट पड़ी। मैं जमीन पर पड़ा दहाड़ मार मार कर रो रहा था, अपने फटे हुए कपड़ों के साथ उठने की कोशिश भी कर रहा था और लगातार पापा को आवाज दे रहा था कि पापा उठो, पापा चलो, मम्मी के पास चलना है, अपनी आंखें खोलो। आसपास लोग और राहगीरों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। कुछ दयालु लोगों ने तुरंत ही एम्बुलेंस को फोन किया और फिर पापा को बड़ी ही मुश्किल से सावधानी के साथ उठाया गया। खून को रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर हम खून से लथपथ सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस के साथ पागलों की तरह अस्पताल तक पहुंचे। एम्बुलेंस के स्टाफ के लोग लगातार कह रहे थे कि तुम हिम्मत रखो बेटा, इनका बहुत खून बह गया है, हम जल्दी ही बस अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ घर में माँ जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी और मेरी बहनें बहुत रो रही थीं। वो बेचैनी और खौफ जो मेरी कहानी के शुरू में आपने सुना था, वो अब मेरी जिंदगी का कड़वा सच बनकर मेरे माथे पर छप चुका था और मेरे दिल का एक कोना मुझे चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि अब हमारी जिंदगी या हमारा वो हंसता खेलता घर, हमारी वो खुशियां कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकेंगी और हमें एक बहुत ही लंबे और कठिन इम्तिहान से गुजरना होगा।
अस्पताल के रास्ते में वो खून और दवाइयों की अजीब सी गंध मेरे दिमाग को सुन्न कर रही थी। जब मैंने कांपते हाथों से खून से लथपथ पापा का मोबाइल निकाला और घर का नंबर मिलाया, दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहन ने फोन उठाया तो उसकी रोती हुई आवाज सुनकर मेरा दिल धक्क से रह गया। मोहन, तुम और पापा कहाँ पर हैं? मम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, वो बेहोश हो गई थी। हम मोहल्ले वालों की मदद से मम्मी को सरकारी अस्पताल लेकर आए हैं। वो इस वक्त इमरजेंसी में हैं। तुम लोग यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। बहन की ये बात सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। एक तरफ मम्मी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी और दूसरी तरफ मेरे सामने स्ट्रेचर पर मेरे पापा बिना किसी हरकत के पड़े थे, जिनकी टांग से बहता हुआ खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने अपने आंसुओं को जबरदस्ती गले में रोक कर झूठ बोला, दीदी तुम मम्मी का ख्याल रखना, पापा इस वक्त दुकान के बहुत जरूरी काम में फंस गए हैं, हम बस कुछ ही देर में आ रहे हैं, तुम परेशान मत होना। मैं उन लोगों को पापा की इस भयानक हालत के बारे में बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मम्मी तो पहले से ही दिल और ब्लड प्रेशर की मरीज थी। अगर उन्हें गलती से भी ये बात पता चल जाती कि उनके पति इस वक्त किस हालत में हैं, तो वो शायद ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। फोन बंद करते ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर तेजी से बाहर आए। उनके चेहरे पर भयंकर परेशानी और गंभीरता थी। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, इस मरीज के साथ कौन है? क्या कोई बड़ा नहीं है तुम्हारे साथ? मैंने रोते हुए आगे बढ़कर कहा कि डॉक्टर साहब, मैं उनका बेटा हूँ। मेरे पापा कैसे हैं? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए एक ऐसी बात कही जिसने मेरी जिंदगी की नींव को जड़ों से हिला दिया। देखो बेटा, कंडीशन बहुत नाजुक है। तुम्हारे पापा की एक टांग ट्रक के नीचे आकर पूरी तरह से कुचल चुकी है, हड्डियां भी पिस गई हैं और नसें फट गई हैं। हमने खून रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन टांग में जहर फैलना शुरू हो गया है। अगर हमने तुरंत ही उनकी टांग को नहीं काटा तो ये जहर उनके पूरे शरीर में फैल जाएगा और उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमें तुरंत ही उनका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले काउंटर पर 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। डॉक्टर के ये शब्द किसी हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर लग रहे थे। मेरी तो उम्र ही क्या थी, मुझे पैसे, अस्पताल और ऑपरेशन इन सब का कोई एहसास नहीं था। मेरे पापा जो कुछ घंटे पहले तक मुझे दुकान का हिसाब सिखा रहे थे, अब उनकी टांग काटने की बारी आ गई थी। मैंने रोते हुए अपने चाचा जी को फोन लगाया। चाचा जी, भगवान के लिए जल्दी से यहाँ अस्पताल में आ जाइए। पापा का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी टांग काटनी पड़ेगी। आप जल्दी आ जाइए। कुछ ही देर में मेरे चाचा हॉस्पिटल पहुंच गए। पापा की हालत देखकर वो भी बुरी तरह से रोने लगे, लेकिन जब डॉक्टर ने पैसों के बारे में बात की तो चाचा के चेहरे पर बेबसी पसर गई। देखो मोहन बेटा, तुम तो जानते हो ना, मैं एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूर हूँ। मैं जितना कमाता हूँ उतना ही मेरे बीवी बच्चों के खाने पीने में लग जाता है। मेरे पास तो हॉस्पिटल के पर्चे तक के पैसे नहीं हैं। इतनी बड़ी रकम भला कहाँ से लेकर आऊंगा? मैंने रोते हुए कहा, चाचा, पापा की दुकान के गल्ले में कुछ पैसे होंगे, आप वहां से ले आइए। लेकिन सच्चाई ये थी कि पापा रोजाना जितना कमाते थे वो हमारी फरमाइशें पूरी करने और घर के खर्चों पर ही खर्च हो जाता था। दुकान में इतनी बड़ी रकम मौजूद नहीं थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और पापा की हालत बिगड़ती जा रही थी। इस मुश्किल वक्त में चाचा ने एक बहुत बड़ा और कठिन फैसला किया। बेटा, तुम्हारे पापा की जान से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं जाकर दुकान का सौदा कर देता हूँ। परचून की दुकान बिक जाएगी तो हम इलाज करवा लेंगे। जान है तो जहान है। चाचा ने उसी वक्त बाजार के एक और दुकानदार से औने पौने दाम पर हमारी दुकान बेच दी। परचून की दुकान, जो हमारी जीविका का एकमात्र सहारा थी, वो दुकान जिससे हमारी राजाओं जैसी जिंदगी चल रही थी, कुछ ही घंटों में हमारे हाथ से निकल गई। चाचा पैसे लेकर हॉस्पिटल आए और पैसे जमा करवाए। फिर पापा का ऑपरेशन शुरू हुआ। कई घंटों की मुश्किल के बाद जब पापा को होश आया तो उन्होंने अपनी कटी हुई टांग को देखकर जो भयंकर चीखना शुरू किया, वो आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। लेकिन हमारी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थी। किस्मत को हमारा अभी और इम्तिहान लेना था।
ऑपरेशन के कुछ दिन बाद ही डॉक्टर ने हमें दोबारा से बुलाया और बड़ी ही मायूसी से बोले, हमें अफसोस है, टांग जितनी काटी थी वो काफी नहीं थी। जख्म का इन्फेक्शन बहुत तेजी से ऊपर की तरफ फैल गया है। अगर हमने घुटने से ऊपर तक की टांग और नहीं काटी तो मरीज की जान को खतरा है और एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनकर हम पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। मेरे पापा जो एक मजबूत इंसान थे, उन्हें दोबारा से इस दर्द से गुजरना पड़ेगा। पापा का दूसरा ऑपरेशन हुआ और वो पूरा 1 महीना हॉस्पिटल के उस बिस्तर पर पड़े रहे। उस 1 महीने ने हमारी जिंदगियों का नक्शा बदल कर रख दिया था। माँ भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी और जब उन्हें पापा की हालत का पता चला तो वो बिल्कुल जिंदा लाश बन गई। दुकान बिकने से जो पैसे मिले थे वो सारे के सारे पापा के ऑपरेशन और हॉस्पिटल के कमरे के किराए, महंगी दवाइयों और टेस्ट पर पानी की तरह बह गए। जब हम पापा को अस्पताल से घर लेकर आए तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। घर की हालत इस कदर पत्थर हो गई थी कि 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए थे। बड़ी बहनों ने कॉलेज जाना छोड़ दिया था, छोटी बहनों को स्कूल से निकाल दिया गया और सबसे मुश्किल बात ये थी कि डॉक्टर ने जब पापा को अस्पताल से घर भेजा था तो उन्होंने दवाइयों का एक लंबा चौड़ा पर्चा हमारे हाथ में दे दिया था और सख्ती से हिदायत दी थी कि ये दवाइयां 1 दिन भी गैप में नहीं होनी चाहिए, वरना जख्म दोबारा से हरे हो जाएंगे और दर्द फिर बर्दाश्त भी नहीं होगा। लेकिन उन दवाइयों के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं था। पापा रात भर दर्द से चिल्लाते रहते थे, मोहन बेटा, मेरी टांग में बहुत दर्द है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। बेटा, मुझे दवा तो लाकर दे दो। पापा की ये सिसकियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थीं। मैं जो कल तक एक लाडला बेटा था, आज इस तरह से अपने पिता को तड़पते देखकर अंदर ही अंदर मर रहा था। घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ चुका था। मुझे याद है वो दोपहर जब छोटी बहन भूख से रो रही थी तो पापा ने उसे तसल्ली देने के लिए सिर्फ पानी का गिलास दे दिया था। बड़ी बहनों ने अपने कॉलेज के बैग चुपचाप पुराने बक्से में छुपा दिए थे ताकि पापा की उन पर नजर ना पड़े और वो अपनी बेबसी पर और ज्यादा अंदर ही अंदर टूट न जाएं। घर की ये खामोशी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में गया, अपने स्कूल की किताबों को एक बक्से में रखा और आखिरी बार उन्हें ऐसे छूकर देखा जैसे मैंने अपने बचपन का गला घोट दिया हो। ये वक्त अब रोने का नहीं था, पापा का सहारा बनने का था। इस वक्त बोझिल दिल के साथ मैं रोजगार की तलाश में घर से निकल पड़ा और यहाँ वहाँ खाक छानने के बाद शहर के मेन बाजार में कपड़े की दुकान पर मुझे एक नौकरी मिल गई। उस दुकान का मालिक एक बड़ा ही कड़क, घमंडी और बेदर्द मालिक था। उसने मुझे देखते ही कहा था, देखो लड़के, मुझे कामचोर और बहानेबाज लोगों से बहुत नफरत है। सुबह 8 बजे दुकान पर आना है और रात को 10 बजे छुट्टी होगी। सारा दिन कपड़ों के थान उठाने हैं, सफाई करनी है और ग्राहकों को माल दिखाना है। अगर जरा सी भी सुस्ती की तो सीधा दुकान से बाहर फेंक दूंगा। मैंने मजबूरी में सिर हिला दिया क्योंकि मुझे हर हाल में पापा के लिए पैसे जमा करने थे। मैंने पूरा महीना उस दुकान पर गधे की तरह काम किया। भारी भरकम कपड़ों के थान उठा उठाकर मेरे नाजुक कंधे सूज गए थे, हाथों में छाले पड़ गए थे। मालिक बार बार मुझे गालियां देता और मेरी बेइज्जती भी करता। अरे ओ गंवार, ये थान ठीक से रखना है क्या? ग्राहकों को चाय भी पूछना। मैं खून का घूंट पीकर रह जाता। जब भी जवाब देने के बारे में सोचता तो मुझे चारपाई पर तड़पते हुए अपने पापा का चेहरा और उनकी दवाइयां याद आ जाती और मैं खामोशी से सिर झुकाकर काम पर लग जाता। कई दिन इसी बेइज्जती में गुजर गए। अब महीना खत्म होने को आया था और घर में पापा की दवाइयां बहुत ही कम, बल्कि गिनती की कुछ गोलियां ही बची थी। मैं जानता था कि अगर दवाइयां 1 दिन के लिए भी खत्म हो गईं तो पापा का वो गहरा जख्म फिर से हरा हो जाएगा और उनकी चीखें मुझसे सुनी नहीं जाएंगी। इसी मजबूरी की वजह से महीने की आखिरी शाम जब मालिक गल्ले पर बैठा पैसे गिन रहा था, मैं डरते डरते उसके पास गया और धीरे से बोला, सेठ जी, आज मेरा महीना पूरा हो गया है। अगर आप मुझे मेरी सैलरी दे दें तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। मेरे पापा की टांग कटी हुई है और उनकी दवाइयां पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। मुझे यहाँ से जाते हुए मेडिकल स्टोर से उनकी दवाइयां खरीदनी हैं। आप मेरी तनख्वाह इसलिए आज दे दीजिए। मेरी बात सुनते ही सेठ जी ने मुझे बड़ी ही जहर भरी नजर से देखा और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने जोर से दराज बंद किया और चिल्लाया, कौन सी सैलरी?
आखिर किस बात की सैलरी? तुम्हारे जैसे कामचोर और हरामखोर लड़के को मैं यहाँ काम पर इसलिए रखे था कि चलो गरीब है 2 रोटी खा लेगा, और तुमने पूरा महीने दुकान पर किया ही क्या है? ठीक से काम तो किया नहीं है और आ गया है यहाँ भिखारी की तरह तनख्वाह मांगने के लिए। कल जो तुमने चाय का कप तोड़ा था और उससे जो कपड़ा खराब किया था, उसके पैसे कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा? उसकी ये बात सुनकर मेरा सब्र टूट गया। मैंने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, मालिक भगवान से तो डरिए। मैंने पूरा महीना दिन रात आपकी दुकान पर मेहनत की है। मुझ पर ऐसा जुल्म मत करिए। मेरे पापा बिस्तर पर दर्द से तड़प रहे हैं। मुझे सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन उस जालिम शख्स के दिल पर जरा भी रहम नहीं आया। उसने एकदम से आगे बढ़कर मेरी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और मुझे जोर से धक्का देते हुए दुकान के दरवाजे की तरफ घसीट दिया। चल निकल जा मेरी दुकान से। आज के बाद अपनी मनहूस शकल मुझे मत दिखाना। तेरे जैसे बेकार लोगों की मेरी दुकान में कोई जगह नहीं है। आ जाते हैं हर दूसरे दिन हाथ फैलाने के लिए। निकल जा यहाँ से। उसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं दुकान के बाहर सड़क पर मुंह के बल जा गिरा। मेरे घुटनों और हाथों से खून निकलने लगा। दुकान के दूसरे नौकर और बाजार के लोग मुझे हमदर्दी से देख रहे थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस जालिम सेठ के सामने आ जाएं। मैं सड़क पर पड़ा अपने आंसुओं को जमीन पर गिरते हुए देख रहा था। मुझे अपने शरीर की चोटों से ज्यादा इस बात का दर्द था कि आज रात जब मैं खाली हाथ घर जाऊंगा और पापा मुझसे अपनी दवाइयों के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। मेरी सैलरी मार ली गई थी, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई थी और मेरा दिल उस जालिम मालिक के जुल्म पर खून के आंसू रो रहा था। उस जालिम सेठ के धक्के से सड़क पर गिरने के बाद मेरा शरीर तो दुख ही रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेरी आत्मा भी जख्मी थी। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि दुकान से निकाल देने के वक्त उसने मेरा वो एकमात्र कोट भी इतनी जोर से खींच दिया था कि वो एक तरफ से बुरी तरह से फट चुका था। मैं सड़क से उठा और मंगल बाजार के उस पुराने से कोट को अच्छे से लपेटकर बोझिल कदमों के साथ घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर सेठ की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही, तेरे जैसे भिखारी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, निकल मेरी दुकान से। ये ताने मुझे अंदर तक काट रहे थे। मैं चल तो रहा था, लेकिन दिल लगातार यही सोचकर कांप रहा था कि खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा। पापा जब मुझसे दवाइयां मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। इसी उलझन में रास्ते में एक मेडिकल स्टोर आया। शीशे के पीछे सजी दवाइयां देखकर मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। मैं बाहर खड़ा बेबसी से अपनी खाली जेबें टटोलने लगा। एक पल के लिए दिल चाहा कि अंदर जाकर हाथ जोड़कर दुकानदार से कहूं कि मुझे सिर्फ मेरे पापा की दवाइयां दे दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी दुकान की सफाई करूंगा। लेकिन मुझे पता था कि इस बेदर्द दुनिया में गरीबों के आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। मैंने गहरी सांस ली, अपनी फटी हुई आस्तीन से आंसू साफ किए और वहां से चलने लगा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत बहुत खराब थी। आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। मैं चुपचाप दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ ताकि किसी की भी नजर मुझ पर ना पड़े, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है, उनकी नजरों से बच्चा कहाँ छुप सकता है। माँ आंगन में बैठी कुछ काम कर रही थी। मुझे देखते ही उनके हाथ रुक गए और वो घबराकर बोली, मोहन क्या हो गया बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है और ये कोट कैसे फट गया। मैं माँ को वो सारी सच्चाई बताकर और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो तो पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज थी। अगर उन्हें मैं ये बताता कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और पापा की दवाइयों के पैसे भी नहीं मिले तो शायद उनकी तबीयत फिर से बिगड़ जाती। मैंने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाने की कोशिश की और बात को टालते हुए कहा, कुछ भी नहीं माँ, वो बस मैं दुकान पर काम कर रहा था और आज काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए मैं थक गया हूँ। और ये कोट तो रास्ते में एक साइकिल वाला मुझसे टकरा गया, उसी के हैंडल में फंस जाने से फट गया है। आप बस फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो माँ थी, वो मेरी रग रग से वाकिफ थी। वो जानती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और कोई न कोई बहुत बड़ी बात हो गई है जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। वो लगातार परेशान रही और मेरे पीछे पड़ गई। मुझे सच सच बताओ मोहन, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मुझे बताते क्यों नहीं हो कि आखिर हुआ क्या है? दुकान वाले ने तुमसे कुछ कहा है क्या? माँ के लगातार पूछने ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरी आंखों में दोबारा से आंसू आने लगे, लेकिन मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया।
पापा को भी अंदर कमरे से माँ की ऊंची आवाज और मेरी खामोशी सुनाई दे रही थी। वो अपनी चारपाई से ही चिल्लाने लगे, मोहन बेटा, क्या हो गया? तुम्हारी माँ क्या पूछ रही है और तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? इधर आओ बेटा मेरे पास, मुझे बताओ, क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? मैंने जल्दी से आंसू साफ किया और अंदर जाकर पापा से कहा, नहीं पापा, कुछ नहीं। आप तो बेकार में परेशान हो रहे हैं। बस थकावट की वजह से सर में हल्का दर्द हो गया है। मैं थोड़ी देर अपने कमरे में जाकर आराम करता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। आपको दवाइयां भी तो देनी है। ये बहाना बनाकर मैं तेजी से अपने छोटे से कमरे में घुस गया और अंदर से कुंडी लगा ली ताकि कोई और मुझसे सवाल न कर सके। कमरे में आकर मैं सीधा चारपाई पर लेटा और फूट फूट कर रोने लगा, अपने हालात पर, अपनी बेबसी पर और इस जालिम समाज पर। कुछ देर बाद जब मेरे आंसू रुके तो मुझे अपना वो फटा हुआ पुराना कोट याद आया। सर्दी बहुत ज्यादा थी और मेरे पास उस कोट के अलावा पहनने के लिए और कुछ भी ठीक ठाक नहीं था। अगर ये भी नहीं सिला तो फिर कल मैं बाहर कैसे जाऊंगा? यही सोचकर मैंने कोट उतारा, माँ की सिलाई मशीन वाले डिब्बे से सुई धागा निकाला और उसकी फटी हुई आस्तीन को सिलने के लिए बैठ गया। सुई में धागा डालकर मैंने जैसे ही कोट के अंदरूनी हिस्से पर पहला टांका लगाया, मेरी उंगलियां कोट के अंदर के हिस्से पर किसी सख्त चीज से टकराईं। मैंने जोर से उस जगह को दबाया। वहां पर सच में कोई चीज मौजूद थी। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे महसूस हुआ कि उस कोट के अंदरूनी तरफ जहां पर अस्तर लगा होता है, वहां पर एक बहुत ही खुफिया और छोटी जेब बनी थी, जिसे बड़ी ही सफाई से सिल दिया गया था ताकि किसी को पता न चले। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उस खुफिया जेब को देखकर मैं हैरान रह गया। आखिर इस कोट में ऐसी जेब क्यों बनाई गई है? मैंने जल्दी से सुई से उस खुफिया जेब के टांके उधेड़े और अपनी 2 उंगलियां उसके अंदर कर दी। जैसे ही मेरी उंगलियां उसके अंदर पहुंची तो वहां मुझे एक छोटी सख्त चीज महसूस हुई। मैं धड़कते दिल के साथ उस चीज को बाहर निकाला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि मैं तो हक्का बक्का ही रह गया था। वो कोई भी साधारण चीज नहीं थी, बल्कि वो एक छोटा सा बड़ा अजीब सा चमकदार पत्थर था जो हल्की सी रोशनी में भी रंग बिखेर रहा था। मैंने उस पत्थर को अपनी हथेली पर रखा और परेशान दिल के साथ मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट और उलझन पैदा हो गई। मैंने खुद से कहा, अरे वाह, मैं क्या किस्मत है ये। किसी पागल इंसान ने इस पुराने और घिसे पिटे कोट की इस खुफिया जेब में ये मामूली सा पत्थर इतना संभाल कर रख दिया, जैसे कि बहुत बड़ा खजाना हो। शायद किसी बच्चे ने इसे खेलते हुए यहाँ पर डाल दिया होगा। मैंने उस पत्थर को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग पर पापा की दवाई और घर के राशन का बोझ था। मैंने सोचा कि इसे बाहर फेंक दूं, लेकिन फिर न जाने मेरे दिल में क्या आया। मैंने उस छोटे से पत्थर को उठाया और कमरे से बाहर निकलकर पापा की दवाइयों वाले उस पुराने डिब्बे में डाल दिया जो उनकी चारपाई के पास रखा रहता था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पुराने फटे कोट से मिलने वाला वो मामूली सा पत्थर, जिस पर मैं खुद ही हंस रहा था, मेरी और मेरे परिवार की अंधेरे में डूबी हुई जिंदगी में क्या तूफान लाकर खड़ा कर देगा, और उसमें क्या राज छुपा है। वो राज जिसे कुछ ही घंटे के बाद मेरे होश उड़ा देने थे। रात का पिछला पहर था और मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते मेरा पूरा शरीर दुख रहा था, लेकिन दिमाग में चलने वाले ख्याल रुक नहीं रहे थे। मेरे दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि पापा की दवाई सिर्फ सुबह तक ही रह गई है। अगर कल दोपहर तक दवा नहीं मिली तो क्या होगा? ये सोचकर मेरी जान निकल रही थी कि कहीं अगर दवा नहीं मिली तो पापा का जख्म फिर से हरा हो जाएगा। अभी वो जख्म पूरी तरह से भरा भी नहीं था, बल्कि वो तो बड़ा ही गहरा और तकलीफ देने वाला था, जिसकी पट्टियां देखकर ही मेरा दिल कट जाता था। लेकिन सच पूछो तो पापा के उस शारीरिक जख्म से कई ज्यादा गहरा जख्म अब मेरे दिल पर लग रहा था और मुझे अंदर ही अंदर खोखला भी कर रहा था। मैं बार बार अपने पापा के बारे में सोच रहा था। मेरे वो पापा जिन्होंने सारी जिंदगी हमारी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा किया था, आज वही पापा बेबसी की तस्वीर बने इसी घर में टूटी हुई चारपाई पर पड़े थे और दर्द से करहा रहे थे। और उनकी औलाद, खास तौर पर मैं, उनका इकलौता बेटा, जिस पर वो इतना भरोसा करते थे, आज उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये एहसास मुझे किसी मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा कर रहा था
कि मैं कितना बेबस और नाकाबिल हूँ जो अपने पिता के दर्द की गोलियां तक नहीं ला सकता। इसी बेचैनी में मानो मेरी बड़ी बहन दबे पांव कमरे में आई। वो भी जाग रही थी और मेरी परेशानी को भांप चुकी थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, मोहन, तुम सोई नहीं? क्या बात है भाई, मुझे बताओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इस खामोशी के पीछे कोई न कोई बड़ी वजह जरूर है। तुमने आज खाना भी नहीं खाया और शाम से ही गुमसुम हो, जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। क्या दुकान वाले ने सैलरी नहीं दी? मैंने अपनी बहन की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मेरा दिल चाहा कि उसके गले लगकर जोर जोर से चिल्लाकर रोऊं और उसे सब सच बता दूं कि हाँ दीदी, उस जालिम सेठ ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया है और पापा की दवाई के लिए भी मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। लेकिन मैंने अपने आंसुओं को रोक लिया और छोटी सी मुस्कान होठों पर सजाकर कहा, नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप तो बेकार में परेशान हो रही हो। बस आज दुकान पर काम बहुत था, थकावट की वजह से नींद नहीं आ रही। आप जाकर सो जाओ, सुबह नाश्ता भी तो बनाना है। बहन ने गहरी और शक भरी नजर मुझ पर डाली, लेकिन मेरी जिद की वजह से वो चुप हो गई और चली गई। लेकिन मेरी रात बहुत मुश्किल हो गई थी। मुझे बगल वाले कमरे से पापा की आवाज आ रही थी। वो बेचारे दर्द को सहने की नाकाम कोशिश कर रहे थे ताकि हम बहन भाइयों की नींद खराब ना हो। वो तकिए में मुंह देकर अपनी सिसकियां दबा रहे थे। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ पता नहीं चला। अगले दिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। मेरे दिल पर कल रात वाला बोझ अभी भी वैसा ही था। मैं बिस्तर से उठा और सीधा पापा के कमरे की तरफ गया। पापा जाग रहे थे और माँ उनके माथे पर पट्टियां रख रही थी, क्योंकि शायद दर्द की वजह से उन्हें हल्का बुखार भी हो गया था। मैंने जाते ही सबसे पहले पापा की दवाइयों का वो पुराना सा गत्ते का डिब्बा खोला जो उनकी चारपाई के सिरहाने के पास रखा था, क्योंकि पिछले 1 महीने से पापा को दवाइयां देने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। सुबह और शाम दोनों वक्त मैं ही पापा को अपने हाथों से पानी के साथ दवा देता था। अस्पताल में भी उनके साथ इतने दिन रहकर मुझे उनकी सारी दवाइयों के बारे में सब पता चल गया था। यहाँ तक कि पापा का दर्द का जो इंजेक्शन लगता था वो भी मैंने नर्सों को देख देख कर सीख लिया था और अब मैं खुद ही पापा को इंजेक्शन लगा देता था ताकि रोजाना किसी डिस्पेंसर को बुलाने की फीस बचाई जा सके। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उस डिब्बे का ढक्कन उठाया। डिब्बे के अंदर का नजारा मेरी गरीबी और बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। उस डिब्बे में खाली शीशियां और खाली पत्ते और अधूरी डिब्बियां रखी थी। मैंने एक एक पत्ते को उलट पलट कर देखा। किसी में कोई गोली नहीं थी, सिर्फ एक पत्ते के कोने में खून को पतला करने वाली एक गोली और दर्द की एक आखिरी गोली बची थी जो मुझे पापा को अभी सुबह के वक्त देनी थी। उसके बाद के लिए यानी दोपहर और रात के लिए उस डिब्बे में मौत की तरह सन्नाटा पसरा था। मैंने वो दोनों गोलियां निकालकर हथेली पर रखी और सोचने लगा कि जब शाम को पापा मुझसे दवा मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगा। क्या मैं उनसे कह दूं कि आपका बेटा नाकाम हो गया है? क्या मैं बता दूं कि हम बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं और अब हमें पापा को इसी तरह दर्द में तड़पते हुए मरते देखना होगा? ये सोचते हुए मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद टपक कर उस गत्ते के डिब्बे पर गिरी, लेकिन डिब्बे के निचले हिस्से पर नजर पड़ते ही मेरी आंखें हैरत से फैल गईं और मेरे गले से एक हल्की सी आवाज निकली, ये क्या है? क्योंकि डिब्बे से काफी तेज चमक आ रही थी। मैंने अंदर हाथ डालकर उस चीज को उठाया तो देखा कि ये तो वही पत्थर था जो मैंने खुद कल अपने पुराने फटे कोट से निकालकर इस डिब्बे में रख दिया था। माँ दूसरी तरफ कमर करके बैठी हुई थी। किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं था, लेकिन मैं हैरान था क्योंकि कल शाम को वो पत्थर जो मुझे बहुत ही मामूली सा लग रहा था वो अब दिन की रोशनी में बहुत ही अनमोल साबित हो रहा था। तभी पापा के दर्द से कराहने की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। मैंने तुरंत उस चमकते हुए पत्थर को अपनी जेब में डाला और पानी भरकर गिलास पापा की तरफ बढ़ाकर उन्हें दवा दी। लो पापा, आप दवा खा लो। मैंने सहारा देकर पापा को उठाया तो उन्होंने मेरे हाथ से गोलियां ले ली। पापा ने मुझसे कहा कि मोहन, क्या कोई बात है? क्योंकि तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। क्या दुकान वाले ने तुम्हें तनख्वाह नहीं दी है? अगर ऐसा है तो तुम परेशान मत हो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मैंने एक बार फिर से वही झूठ दोहरा दिया और साथ में
ये भी कह दिया कि मालिक ने मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दी है ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूं। फिलहाल मैं बाजार जा रहा हूँ, फिर लौटकर आपसे बात करूंगा। पापा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि देखो बेटा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। अगर तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी पर पूरा भरोसा करोगे तो फिर